नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट जीके कंप्लीट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में विजन आईएएस का पीटी 365 पीटी 365 का राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये आपके वीडियो नंबर सेकेंड है। इससे पहले वीडियो नंबर 1 को अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। जो आपके टॉपिक नंबर 1 था वो आपका था चुनाव, जबकि टॉपिक नंबर जो 2 है ये आपका है संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली है। तो इससे संबंधित जितना भी आपके आंतरिक आपातकाल, दल-बदल रोधी कानून, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, संसदीय समितियाँ, ये सारे टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। ये आपके 2.1 से 2.6.3 तक डिस्कस कर दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया गया है, लाइन बाय लाइन डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। दूसरा टॉपिक है संसद, राज्य विधान मंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली। इसमें पहला टॉपिक है आंतरिक आपातकाल, इंटरनल इमरजेंसी। तो ये चर्चा में क्यों है, सुर्खियों में क्यों, पहले ये समझ लीजिएगा। वर्ष 2024 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूरे हुए, इसीलिए चर्चा में है। और आपको याद है कि 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। ये घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये घोषणा किया गया था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। डेट याद रखिएगा, 25 जून 1975 को। तो इतना आप समझ गए हैं। अब समझिए कि जो पॉलिटी में जो सवाल पूछा जाएगा हमसे, उस सारे पॉइंट को समझिए। पहला समझिए कि आपातकाल क्या है। भारत में आपातकाल के दौरान ज्यादातर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित करने का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। आपसे पूछेगा कि आपातकाल आपातकाल देश में लगाने का अधिकार, ये कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान कहां पर किया गया है? तो भाग 18 में किया गया है। संविधान के कुल 22 भाग है, तो उसमें 18वां जो भाग है उसमें आपातकाल के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 352 से 360 तक इन प्रावधान को शामिल करने के पीछे का औचित्य क्या था? अगर कोई बोलेगा कि अपने संविधान में आपातकाल को क्यों शामिल किया गया, क्या कारण था? तो कारण था देश की संप्रभुता बनाए रखना। संप्रभुता मतलब क्या होता है? तो अपना निर्णय किसी देश के दबाव में ना लेना, खुद ही लेना। उसके बाद एकता को बनाए रखना, अखंडता व सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा के लिए आपातकाल को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ये आपसे पूछेगा, आप इसे जीएस पेपर में लिख सकते हैं कि आपातकाल को हमारे संविधान में क्यों शामिल किया गया। ये सारे पॉइंट को आप लिख दीजिएगा। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता व सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा के लिए। आपातकाल के प्रकार क्या है? देखिएगा, आपातकाल के प्रकार, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। एक होता है राष्ट्रपति शासन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। एक होता है वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। युद्ध या बाह्य आक्रमण राष्ट्रीय आपातकाल में आइएगा। जो पहला आपातकाल होता है बाह्य आपातकाल। बाह्य आपातकाल कैसे लगता है? जो बाह्य आपातकाल लगता है अगर किसी देश से युद्ध हो रहा है, किसी देश से युद्ध हो रहा है या कोई देश भारत देश पर आक्रमण कर दिया, तो उस समय पूरे देश में आपातकाल लगा दिया जाएगा। दूसरा हो जाता है आंतरिक आपातकाल। अगर देश में हमारी सेनाओं ने विद्रोह कर दिया तो देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। ये समझ गए राष्ट्रीय आपातकाल। अब समझिए राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगाया जाता है? तो राज्य में लगाया जाता है।
राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं, जब राज्य सरकार कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से काम नहीं करती है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद याद रखना है आपको, ये तीनों के तीनों अनुच्छेद याद रखिएगा। तो वित्तीय अस्थिरता के समक्ष अगर खतरा उत्पन्न होता है तो देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये समझ गए हैं? एक राष्ट्रीय आपातकाल है, एक राष्ट्रपति शासन है, एक आपके वित्तीय आपातकाल है। इसे ध्यान से याद रखिएगा, हर बार कोई ना कोई एग्जाम में सवाल देखने के लिए मिल जाएगा आपको, या तो यूपीएससी में या तो जो भी पीसीएस एग्जाम होता है वहां पर पूछा ही जाता है। आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इसमें समझिएगा अनुमोदन, आपातकाल को अनुमोदन के बारे में समझिएगा। आपातकाल की उद्घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। अगर आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है तो 1 महीना के भीतर लोकसभा, 1 महीना के भीतर लोकसभा और राज्यसभा का अनुमति बेहद जरूरी है। अगर अनुमति नहीं मिलेगा तो आपातकाल हटा लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है अवधि, आपातकाल कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो समझिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा जारी होने की तिथि से 6 महीने तक लागू रहता है। अगर मान लीजिए आप 1 जनवरी को आपातकाल लागू किया जाता है तो अगले 6 महीने तक आपातकाल लागू रहेगा। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। और देखिएगा, अगर इसे 6 महीने से और बढ़ाना है तो लोकसभा और राज्यसभा से एक संकल्प पारित करवाना होगा। अगर संकल्प पारित हो जाएगा तो आगे 6 माह के लिए फिर से बढ़ा दिया जाएगा आपातकाल को। इस प्रक्रिया के माध्यम से आपातकाल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है ये पॉइंट कि आपातकाल 2 साल के लिए रह सकता है, आपातकाल केवल 1 साल के लिए लग सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपातकाल अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है, इसका कोई समय संविधान में लिखा नहीं गया है। आगे सुनिएगा, इस प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अब बोला जाएगा कि जो अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है, इसे कब जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अगला पॉइंट है, आपातकाल को मंजूरी देने या जारी रखने का संकल्प प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा से अगर संकल्प पारित करवाना है तो कैसे पारित होगा? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत क्या होता है? मान लीजिए कि लोकसभा में 543 सीट है तो 543 का 50% ये विशेष बहुमत हो जाएगा, या 543 में से मान लीजिए कि 530 उपस्थित हैं तो 530 के 2/3 मेंबर का अगर अनुमति मिल जाएगा तो उसे बोलेंगे विशेष बहुमत, यहाँ पर लिखा गया है। अब क्या है कि परिस्थितियां क्या है, विशेष परिस्थितियां समझिएगा। तो यदि 6 माह की अवधि के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है, सुनिएगा ध्यान से, यदि 6 माह की अवधि के दौरान, जब आपातकाल लागू किया गया था तो 6 माह की अवधि के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है और आपातकाल की स्थिति को आगे जारी रखने की मंजूरी नहीं मिल पाती है तो इस उद्घोषण की वैधता, यानी जो आपके घोषित किया गया है आपातकाल, उसकी वैधता लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक 30 दिनों तक बनी रहती है। देखिए, इसको समझिएगा आप लोग, सब मिटाते इधर। बोला गया है कि आपातकाल लगाया गया जनवरी में, मान लीजिए आपातकाल लगाया गया और इसका आपातकाल का समय कब तक है? तो 6 महीने तक हो जाएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक है। कब तक है? जून तक है। लेकिन मान लीजिए कि फरवरी में क्या हुआ? सरकार गिर गई। फरवरी में क्या हुआ? सरकार गिर गया। तो अब फिर से चुनाव होगा, आपातकाल लागू है, चुनाव क्या होगा? फिर से चुनाव होगा
और जो नई लोकसभा चुन के आएगी उसे 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर जो आपके आपातकाल है उस पर अनुमति देना होगा कि इसे क्या करना है, इसे जारी रखना है कि इसे खत्म कर देना है। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक बनी रहती है, बशर्ते कि इस बीच राज्यसभा ने इसे जारी रखने की मंजूरी दे दी है। जब देखिए, जब आपके फरवरी में लोकसभा विघटित हो गया था, तो उसके बाद इसे कौन मंजूरी दे दिया हो? आपके राज्यसभा मंजूरी दे दिया हो सॉरी, तो आपके आपातकाल लागू रहेगा, ठीक है। और जैसे ही नई लोकसभा आएगी उसको 30 दिन के अंदर बताना होगा कि हमें आपातकाल जारी रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट है कि आपातकाल का निरसन। आपातकाल को कैसे समाप्त किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुवर्ती उद्घोषण के माध्यम से आपातकाल संबंधी उद्घोषण को रद्द कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय आपके जो अनुवर्ती जो पहले आपकी घोषणा किया गया था आपातकाल का, उसे कभी भी रद्द कर सकता है। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस आपातकाल को रद्द भी कर सकता है। इसके लिए कोई संसदीय अनुमति की आवश्यकता नहीं है, कोई लोकसभा राज्यसभा की आवश्यकता नहीं है। आपातकाल की उद्घोषणा को जारी रखने की अस्वीकृति से संबंधित प्रत्येक संकल्प को लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। इसे ध्यान से समझिएगा। आपातकाल की उद्घोषण को जारी रखने की अस्वीकृति से संबंधित प्रत्येक संकल्प को लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन प्राप्त होना आपके आवश्यक है, ठीक है। चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है आपातकाल से ही है कि आंतरिक आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से लाए गए संवैधानिक परिवर्तन। तो क्या संवैधानिक परिवर्तन लाया गया, समझिएगा। जब आपातकाल देश में लगाया गया था उस समय 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आप सभी को याद होगा। 42वां संविधान को भारत का लघु संविधान बोलते हैं, आप सभी को पता भी होगा। तो 42वां संविधान में बहुत सी आपके कानून को चेंज कर दिया गया था। फिर बाद में उसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसे भी बदला गया। तो क्या क्या बदला गया एक बार सुन लीजिए। पहला है कि लिखित अनुमोदन। पहले क्या था कि आपातकाल कैसे लगाया गया था 1975 में? तो लगाया गया था केवल प्रधानमंत्री किसे बोल दी, आपके प्रधानमंत्री बोल दी प्रेसिडेंट को कि आप देश में आपातकाल लगा दीजिए। तो प्रेसिडेंट ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से बोला गया कि नहीं, अब केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। जो मंत्रिमंडल है, जो आपके मंत्री परिषद है, वो राष्ट्रपति को लिखित सलाह देगा, मौखिक नहीं, लिखित सलाह देगा, तभी देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। अगला मौलिक अधिकार। बोला गया कि अनुच्छेद 359 का दायरा सीमित कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 359 का दायरा सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 आपात के दौरान लागू रहेंगे। अब आपातकाल अगर देश में लागू किया जाएगा तो सरकार जो है अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 को नहीं छीन सकती है, ये बोला गया है ना। तो अनुच्छेद 20 में क्या लिखा गया है, यूपीएससी के दोनों फेवरेट अनुच्छेद है। तो बोलेगा कि अनुच्छेद 20 में लिखा गया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 में लिखा गया है। क्लियर है। लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब वापस उसे 5 साल कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे अनुच्छेद 275 ए को हटाया गया, इसे हटा दिया गया। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की किसी भी
किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल या किसी अन्य बल को तैनात करने की शक्ति प्रदान करता था। कौन? अनुच्छेद 275 इसे हटा दिया गया कि केंद्र सरकार के पास बहुत ही ज़्यादा पावर था। किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अपना सेना केंद्र सरकार भेज देती थी। इसे हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और लास्ट पॉइंट है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा समझिएगा। बोला गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न या उससे जुड़ी सभी संशयों या विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। उनका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। किनका फैसला? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उन सब का फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। ये लिखा गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है दल बदल रोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये चर्चा में क्यों है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी है। रिट क्या होता है? एक रिट याचिका खारिज कर दी है। तो रिट कोई भी दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में अगर उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत। 10वीं अनुसूची में दल बदल रोधी कानून है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। 12वीं अनुसूची में नगर परिषद है। दल बदल रोधी कानून के बारे में आप समझिए। दल बदल रोधी कानून में उन विधि निर्माताओं को आयोग ठहराने का प्रावधान किया गया है जो अपने राजनीतिक दल की टिकट पर निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी विधि निर्माता मतलब कि लोकसभा, आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का कोई अगर मेंबर है और एग्जाम्पल लेते हैं कि ए पार्टी से चुनाव लड़ा और बी पार्टी में चुनाव जीतने के बाद चला गया, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। किस कानून के तहत? तो दल बदल रोधी कानून के तहत। अगर कोई मान लीजिए कि क जीता और चल गया ए से बी, तो उसे क्या बोल देंगे? दल बदलू। क्या बोल देंगे? दल बदलू। और उस दल बदलू को अब मान लीजिए ए पार्टी का था, बी में चल गया, तो ए पार्टी क्या करेगा? इसकी सदस्यता को समाप्त करवा देगा। आगे सुनिए। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये बीबीआई पॉइंट है। दल बदल रोधी कानून को कब शामिल किया गया? 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। दल बदल का जो भी निर्णय है वो कौन लेगा? तो पीठासीन अधिकारी लेगा। अगर लोकसभा में है तो लोकसभा का अध्यक्ष, अगर विधानसभा में है तो विधानसभा का अध्यक्ष। और विवाद सारा यहीं पर है ना। अगला पॉइंट है अयोग्यता के आधार। अयोग्यता के आधार, तो निम्नलिखित आधार पर सदस्यता को समाप्त की जाती है या समाप्त हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर वो आधार क्या है, अयोग्यता का आधार क्या है? तो आधार समझिएगा। इसमें अधिक कोई सदस्य, अगर मान लीजिए कोई ए मेंबर था, अब सुनिए, स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है तो उसका जो मेंबरशिप है वो चला जाएगा। अगला, सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत या दल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है। इस तरह के कृत्य को उस दल द्वारा 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया गया तो उसे क्या कर दिया जाएगा? अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आप समझिएगा मेरा बात। फिर से आइए, कोई आपका मानिए कि कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी बोली कि कोई महिला का मुद्दा है, मान लीजिए कोई महिला का मुद्दा है और इसके खिलाफ में हमें वोट करना है
और कांग्रेस के कोई सांसद या विधायक उसके पक्ष में वोट कर दिया तो उस पर दल बदल कानून लागू हो सकता है। या फिर दूसरा आपके ऑप्शन समझिएगा, अनुमति प्राप्त किए बिना। मान लीजिए हो सकता है कांग्रेस जो हाई कमान है, जो कांग्रेस के व्हिप है, एक व्हिप होता है, उसने बोला कि वोट हमें नहीं देना है, हमें सदन से बैकआउट कर माने बाहर निकल जाना है। अगर किसी मेंबर ने जाके वोट दे दिया तो उस पर भी दल बदल लागू हो जाएगा। अगला कि मतदान से अनुपस्थित, अगर मान लीजिए कि व्हिप बोला था कि हमें मतदान करना है इसके खिलाफ में और मतदान से अनुपस्थित हो गया तो उस पर भी दल बदल कानून लागू हो सकता है। लेकिन समझिए 15 दिन के भीतर अगर माफ नहीं करता है, तब अगर कांग्रेस पार्टी उसे 15 दिन के भीतर माफ नहीं करता है तो उस पर दल बदल कानून लग जाएगा। समझे कि नहीं? अगर माफ करना है तो 15 दिन के अंदर ही उसे माफ करना होगा। अगला है कि अधिक कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो क्या हो जाएगा? आयोग जो निर्दलीय मेंबर होता है वो किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकता है। अगर शामिल हो जाएगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगला, जैसे पप्पू यादव अगर कांग्रेस में चल जाएंगे तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगला बात है, अगर कोई मनोनीत सदस्य जैसे कि राज्यसभा में 12 मनोनीत मेंबर हैं, तो ये जो 12 मेंबर हैं इनके पास 6 महीने का समय है। ये 6 महीने के अंदर किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। अगर 6 महीने के बाद किसी पार्टी में जाते हैं तो इनकी सदस्यता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अब कुछ अपवाद भी है। दल बदल का कुछ क्या है? अपवाद भी है। तो अपवाद समझ लीजिए, अगर कोई मान लीजिए कोई का पार्टी है और इसमें टोटल 100 मेंबर है। कितने मेंबर हैं? 100 मेंबर। और 100 में से 2/3 मेंबर अगर एक बार क पार्टी से हट के ख पार्टी में चल गए तो इसे दल बदल माना नहीं जाता है। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि दल बदल कानून किसी राजनीतिक दल को किसी अन्य दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। समझ में आपको बात आ गया होगा कि अगर 100 में से 2/3 मेंबर, 2/3 कितना हो जाएगा? आप 200 भागा 3 तो आपके हो जाएगा 6 और आपके 6। मानिए ना अगर 67 गो 100 में से 67 गो अगर अनुमति दे दे कि हाँ हमें क पार्टी में नहीं रहना है, कहाँ जाना है? ख पार्टी में, तो उन पर दल बदल कानून नहीं लागू होता है। अगर समझिएगा, अधिक कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना जाता है तो वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है। ध्यान से समझिएगा, अगर अभी लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है ना, तो ये क्या होता है जब आपके अध्यक्ष बनते हैं तो इन्हें अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है। जो राज्यसभा के आपके सभापति हैं, तो इन पर क्या होता है? दल बदल कानून लागू नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये बाद में इनका जब लोकसभा के स्पीकर से हट जाएंगे तो फिर से आप ज्वाइन कर सकते हैं जिस पार्टी के हैं उस पार्टी को। यहाँ पर लिखा गया है कि वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है, पद छोड़ने के बाद वह फिर से उस दल में शामिल हो सकता है। आप बात समझ गए होंगे। जैसे कि अभी जो ओम बिरला है बीजेपी का आपके सदस्य नहीं है, वो क्या है? अध्यक्ष है लोकसभा के। जैसा ही आपका उनका अध्यक्ष पद खत्म होगा वो जाके फिर से बीजेपी में आपके शामिल हो जाएंगे, बीजेपी का मेंबर बन जाएंगे, लेकिन अभी मेंबर नहीं है। आगे समझिएगा, वर्तमान में पीठासीन अधिकारियों के लिए दल विरोधी मामले पर निर्णय लेने की समय सीमा निर्धारित करने का कोई कानून मौजूद नहीं है। यहीं पर तो सारा खेला होता है कि देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कांग्रेस का कोई विधायक है, कांग्रेस का कोई सांसद है और वो बीजेपी का समर्थक है, तो अगर कांग्रेस चाहेगी कि इसे हम इस पर दल बदल कानून लगवा दें तो क्या हो जाएगा? ये सारा अधिकार किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास ही है ना। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? बीजेपी के हैं। तो क्या है, वो जो आपके कैंडिडेट है कांग्रेस वाला, उसे आयोग घोषित नहीं करेंगे, आराम से उस पर बैठे रहेंगे, उसे दबा के रखे रहेंगे। सारी मामला यहीं पर है। आगे सुनिए, 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची, एक सेकंड रुकिए, लगता है हल्का लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गया। ठीक हो गया, चलिए। अब बोला गया है कि 10वीं अनुसूची के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, न्यायालय का क्या निर्णय है इसे सुन लीजिए। एक मामला था कि होलोहान बनाम जाचिल जाचिल 1992। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अब बोला गया कि जो अध्यक्ष है
अगर वो कुछ निर्णय देते हैं, किसी मेंबर को अयोग्य घोषित कर देते हैं, किसी को अयोग्य नहीं घोषित करते हैं, तो आपके उसका भी समीक्षा किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समीक्षा किया जा सकता है। ये निर्णय कब आया था? 1992 में आया था। किस केस में आया था? तो किहोतो होलोहान बनाम जाचिल के मामले में आया था। अगला है 2020 का नया मामला है, सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके मेंस एग्जाम के लिए। बोलेगा किसम मेघचंद्र सिंह वाद, वाद मतलब केस होता है, वाद मतलब केस होता है। तो किसम मेघचंद्र सिंह केस 2020, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोला कि देखिए, जो अध्यक्ष है उस पर सालों साल बैठे रहते हैं, आप बैठे नहीं रह सकते हैं, आपको जो है 3 महीने के अंदर निर्णय देना होगा। ये कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट आपके बोला है। किस केस में बोला है? तो किसम मेघचंद्र सिंह केस 2020 में बोला गया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में भारत के कई विशेषज्ञों ने लोकसभा और राज्यसभा चुनावों के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनावी प्रणाली के स्थान पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर विचार करने का मत प्रकट किया है। ये आपके चर्चा में था। तो अब समझ लीजिए कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, ये दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, यहाँ पर सेपरेट सेपरेट बताया गया है। तो इसे ध्यान से समझिएगा। आपसे ये पीटी में भी पूछा जा सकता है और आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो एक साइड आपकी मापदंड है। पहला है कि भौगोलिक इकाई, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहाँ अपनाया जाता है? देश को छोटी भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहा जाता है। आप देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये अपना भारत का लोकसभा का सीट है, तो इसे अलग-अलग भाग में तोड़ दिया जाता है, अलग-अलग सीटों में। ये पूरे जो देश है, पूरे देश के क्षेत्र को अलग-अलग जिला, अलग-अलग निर्वाचक क्षेत्र में तोड़ दिया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में। जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व में बड़े-बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में सीमांकित किया जाता है। पूरा देश ही एक निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है। ये मान लीजिए पूरा देश में एक निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है और जिस भी कैंडिडेट को, समझ लीजिएगा, अगर 100% टोटल वोट है और 5 पार्टी खड़ा होती है, 5 पार्टी खड़ा होती है और 5 पार्टी में से जिस भी पार्टी को जितना प्रतिशत वोट मिलेगा, जिस भी पार्टी को जितना प्रतिशत वोट मिलेगा, उस पार्टी को उतना सीट दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर 100 आपके प्रतिशत सीट है तो 5 पार्टियां हैं। अगर मान लेते हैं कि जो पहली पार्टी है उसे मिला 20%, तो 20 सीट दे दिया जाएगा। दूसरी पार्टी है उसे मिला 30% वोट, तो उसे 30% सीट दे दिया जाएगा। जबकि तीसरी पार्टी है, इसे मिला 10%, तो 10 सीट दे दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपके होता है। किसमें? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। अगला सुनिएगा, प्रतिनिधित्व, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। भारत में आपको पता है कि लोकसभा में 543 सीट है, तो एक लोकसभा क्षेत्र से केवल एक ही मेंबर को चुना जाता है। उसके बाद है कि अनुपातिक वाला में कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदान प्रक्रिया क्या होता है? तो मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मत दे सकता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में, जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी भी दल को वोट दे सकते हैं, किसी भी दल को। ध्यान रखिएगा, आपके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में उम्मीदवार को वोट दिया जाता है, जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में दल को वोट दिया जाता है। सीट का वितरण, किसी दल को विधायिका में वोटों की तुलना में अधिक सीटें मिल सकती है। देखिए, बोला गया कि विधायिका में वोटों की तुलना में अधिक सीट किसी किसी को देखिएगा
आपके वोट आया है 40%, वोट आया है 40% और सीट उसे मान लीजिए मिल गया है 50 गो, है ना? तो देख रहे हैं आपके वोट से ज़्यादा सीट मिल गया है। आगे जीतने वाले उम्मीदवार को ज़रूरी नहीं कि बहुमत 50+1 में वोट मिले। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई ए आपके यहाँ पर नहीं बनाते हैं, इधर लिखते हैं। ए आपके क्षेत्र है और इस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और यहाँ से 10 कैंडिडेट खड़ा है, 10 कैंडिडेट खड़ा है। तो इसमें है कि अगर मान लीजिए किसी एक 10 में से जिस भी कैंडिडेट को सर्वाधिक वोट आ जाएगा वो जीत जाएगा। भारत में ये नहीं है कि अगर 50+1 में 51% वोट नहीं आएगा, 50 से ज़्यादा वोट नहीं आएगा, तब तक वो जीतेगा नहीं। भारत में ऐसा नहीं है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में जो पहले मान लीजिए 10 लोग दौड़ रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कोई आपके टीला है या खंभा है, उसे छूना है और 10 लोग दौड़ रहा है, जो सबसे पहले छू देगा वो जीत जाएगा, है ना? यही क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में समझिएगा, प्रत्येक दल को प्राप्त वोटों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती है। अगर किसी को मिला 20% वोट तो उसे मिल जाएगा 20 सीट। अगर किसी दल को मिला 30% वोट तो 30 सीट मिल जाएगा, है ना? जबकि भारत में ऐसा नहीं है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में ऐसा नहीं है। अगला उदाहरण, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहाँ-कहाँ पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूनाइटेड किंगडम में है, कनाडा, भारत में है। लोकसभा और राज्य विधानसभाएं में हमारे देश में जो चुनाव होता है वो आपके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के माध्यम से ही होता है। जबकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वीवीआई है। बोलेगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस किस देश में है? तो बोलिएगा इजराइल और नीदरलैंड, इजराइल और नीदरलैंड। अगला पॉइंट है, इसका लाभ क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का लाभ क्या है? आम मतदाताओं के लिए समझना आसान है, सिंपल सी बात है। एक अस्थिर सरकार के गठन को सुगम बनाती है। किसी इलाके में चुनाव जीतने के लिए अलग-अलग सामाजिक समूह के मतदाताओं को एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगला है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सभी दलों का उनके वोट शेयर के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, पहले ही आपको बता चुके हैं। अल्पसंख्यक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करती हैं। अगर कोई क्या है आपके स्वतंत्र उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार है, अल्पसंख्यक दल है या कोई क्या है अल्पसंख्यक दल है, सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार करती है। कौन? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कम वोट बर्बाद होते हैं क्योंकि अधिक लोगों की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। जबकि देखिए इसे एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि ये 100 वोट है और भारत में और 5 लोग खड़ा है, 5 लोग खड़ा है। अगर एक आदमी को 30 वोट मिला, एक आदमी को 20 वोट मिला, फिर दूसरे आदमी को तीसरे आदमी को 20 वोट मिला, फिर 10 वोट मिला, कितना हो गया? उसके बाद मान लीजिए तो 50 और इसे मिला 20 वोट। तो इसमें जीतेगा कौन? इसमें जीतेगा जिसे 30 वोट आएगा वो आदमी जीत जाएगा। बाकी ये जो तीनों है इससे कुछ भी मिलेगा नहीं। जो भी जनता इन तीनों को वोट दी वो क्या हो जाएगी? निराश हो जाएगी। जबकि फर्स्ट पास्ट अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में ऐसा नहीं है। अगर उसको 20% वोट आया उस पार्टी को तो उसे 20 सीट दे दिया जाएगा। अपनी जनता का जो आपके विचार है, जो जनता के वोट है उसे बर्बाद किया नहीं जाता है। इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, ठीक है? चलिए, चिंताएं क्या है? अब देखिए, राजनीतिक दलों का उनके वोट शेयर की तुलना में अधिक या कम प्रतिनिधित्व मिलता है भारत में। अल्पसंख्यकों, छोटे समूहों, छोटे दलों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करती है। भारत में क्या है, अगर कोई छोटा दल है, अगर उसे 2% वोट आया तो एक भी सीट नहीं जीत पाता है। जबकि अगर इजराइल में होता या नीदरलैंड में होता तो उसे कम से कम 2 सीट तो दे ही दिया जाता है ना? ये क्या है? चिंताएं हैं। अब चिंताएं आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या है? तो कई छोटे दलों के साथ खंडित विधायिका को जन्म दे सकती है। अब क्या है कि मान लीजिए कि 10 गो दल खड़ा हुआ, तो किसी दल को 20% वोट मिला, किसी को 30%, किसी को 5%, इस प्रकार से मिला है। तो इसका मतलब कि बहुमत की सरकार नहीं आ पाएगी, बहुमत की सरकार नहीं आ पाएगी। तो इसका मतलब है कि सरकार चलाने के लिए हमेशा गठबंधन पर भरोसा करना होगा। किसमें?
तो आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में संसदीय लोकतंत्र में कम अस्थिर गठबंधन सरकारें हो सकती है। सही बात है कि संसदीय लोकतंत्र में जो है जिस भी पार्टी का कम नंबर आता है उसकी सरकार गिरने की भी संभावना होती है। इसका मतलब अस्थिर सरकार नहीं दे पाते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। अब समझिएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रकार, ये 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये भारत में भी है। इस प्रणाली में मतदाता अपने उम्मीदवार को वरीयता क्रम में स्थान या रैंक देता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपके एक सीट के लिए खड़ा हुआ 5 कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट? 5 कैंडिडेट, 1, 2, 3, 4, 5। तो जो आदमी वोट देने के लिए जाएगा वो बोलेगा कि हम चाहते हैं कि कौन जीत जाए? हम चाहते हैं कि 3 जीत जाए, है ना? उसके बाद बोलेगा अगर ई नहीं जीत पाए तो कौन जीत पाए? आपके 1 जीत जाए, है ना? अगर ई भी ना जीत पावे तो कौन जीते? तो आपके 2 जीत जाए। देख रहे हैं एक नंबर दिया गया है। उसके बाद हम चाहते हैं कि चलो 4 जीत जाए, ये 5 जीत जाए। एक नंबर दिया गया ना दिया गया है। इसमें क्या है? आप चॉइस दिया गया है, ई नहीं जीते तो ई, ई नहीं जीते तो ई, ई नहीं जीते तो ई, ठीक है ना? चलिए, अगला है कि इस प्रणाली को अग्रलिखित निर्वाचनों के लिए अपनाया गया है। अब देखिए भारत में जो है आपके एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किसका चुनाव होता है? तो राज्यसभा का। किसका होता है? राज्यसभा का होता है एवं राज्य विधान परिषद का। राज्यसभा का एवं राज्य विधान परिषद का, और साथ में याद रखना है कि राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। ये चारों का चुनाव किससे होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुनाव होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सूची प्रणाली या पार्टी लिस्ट सिस्टम। ये क्या होता है? तो इस प्रणाली में मतदाता उम्मीदवार को नहीं बल्कि राजनीतिक दलों को मत देते हैं। इसके बाद दल प्राप्त मतों के हिस्से के अनुपात में सीट प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि 5 गो दल है, एक, बी, सी, डी, आपके ई। तो पांचों दल को जितना जितना प्रतिशत वोट मिलेगा उतना उतना सीट आपके दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो इसमें है कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के जरिए एक प्रत्याशी का निर्वाचन किया जाता है। इसके अलावा विविध दलों को प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर भी अतिरिक्त सीटों को भरा जाता है। इसमें है कि कुछ जो सीट है उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से भरा जाएगा और कुछ सीटों को जो है जो वोट मिलता है उसके प्रतिशत के हिसाब से भरा जाता है। अगर कोई ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, वो तो जो कैंडिडेट कुछ खड़ा हुए थे वो जीत के तो आ ही गए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से, और कुछ सीटें जो है आपके आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से भरा जाता है ना? तो इतना आप समझ गए होंगे इस सारे बात को। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है संसदीय समितियां। संसदीय समितियां क्या होती है इसके बारे में समझिएगा। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के पुनर्गठन के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया गया है। तो ये चर्चा में है। अब सुनिए, अब समझिए कि संसदीय समिति के बारे में आपको समझना है। इसका तात्पर्य ऐसी समिति से, जो संसदीय समिति है, इसका तात्पर्य ऐसे समिति से है जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती है। जो संसदीय समिति है किसके द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती है? तो सदन के द्वारा। तो सर सदन क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा नामित होती है। किसके अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा, जो अध्यक्ष के निर्देशों में काम करते हैं। और जो आपके समिति के आपके मेंबर लोग होंगे उनको निर्देश कौन देंगे? तो आपके लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष ही देंगे। समझ में आपको बात आ गई होगी। उसके बाद है कि ये सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जो आपकी समिति है, समिति अपना रिपोर्ट किसको देगा? तो अगर कोई लोकसभा की समिति है तो किसे देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। अगर कोई राज्यसभा की समिति है तो राज्यसभा के अध्यक्ष को देगा, है ना? इन समितियों के लिए सचिवालय सहायता की व्यवस्था लोकसभा सचिवालय द्वारा की जाती है। अगर इस समिति को कोई सहायता चाहिए तो सहायता कौन देगा? सचिवालय देगा। कौन देगा? सचिवालय देगा। अगर लोकसभा का है तो लोकसभा सचिवालय उसे सहायता प्रदान करेगा।
नेक्स्ट है कि संसदीय समितियों का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है। ये समितियां अपना प्राधिकार, अपना अथॉरिटी अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से प्राप्त करती हैं। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये समितियां होती हैं, ये अपना अधिकार 105 और अनुच्छेद 118 से प्राप्त करती हैं। 105 में क्या लिखा गया है, तो सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित बातें लिखा गया है अनुच्छेद 105 में। जबकि अनुच्छेद 118 में क्या लिखा गया है, तो संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। तो कौन देता है, आपके अनुच्छेद 118 देता है। संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए, रेगुलेशन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है अनुच्छेद 118। इसे समझ लीजिएगा। आगे है कि संसदीय समितियों के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं तदर्थ समिति और एक होते हैं अस्थायी समिति। इसमें समझिएगा, जो तदर्थ समिति होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और अगर वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो उस समिति को विघटित कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई समिति बनाया गया, रेलवे कन्वेंशन समिति, आपके ये समितियां हैं और इसने अपना रिपोर्ट दे दिया, इसके बाद ये जो समिति है ये खत्म हो जाता है, विघटित हो जाता है। संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन पर संयुक्त समिति, अगर इसका काम हो गया, इस समिति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। जबकि अस्थायी समिति के बारे में समझिएगा, ये अस्थायी एवं नियमित समितियां होती हैं। सिंपल से कहने का मतलब है कि जो आपके तदर्थ समिति है ये आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, जबकि जो अस्थायी समितियां है ये आपकी क्या है, बीवी है, वाइफ है। सिंपल समझ लेना, 100 बात की एक बात। जो गर्लफ्रेंड होती है, जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो बदलते रहते हैं, जबकि पत्नी बदलती नहीं है भाई। पत्नी अगर एक बार आ गई तो आ गई, जैसी भी है, आपको उसे झेलना पड़ेगा या पति झेलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। अस्थायी समितियां, ये अस्थायी एवं नियमित समितियां होती हैं और समय समय पर इनका गठन किया जाता है। जैसे वित्तीय समितियां, विभागों से संबंधित अस्थायी समितियां, अधीनस्थ विधान समितियां आदि। अब देखिए कुछ समिति के बारे में समझ लीजिए जो एग्जाम में बार-बार आपसे पूछा जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा था लोक लेखा समिति। जो लोक लेखा समिति है इसका गठन पहली बार 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आलोक में किया गया था। तो कब किया गया था, पहली बार 1921 में पहली बार किया गया था। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। इसका काम क्या होता है लोक लेखा समिति का, तो काम होता है भारत सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करना कि आया कितना और खर्चा कितना हुआ, कहाँ कितना हुआ, है ना। ये सारे का लेखा कौन तैयार करेगा, तो लोक लेखा समिति करेगा। अगला है प्राक्कलन समिति। तो पहली बार 1950 में गठित किया गया था और इसमें लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं, किसमें, प्राक्कलन समिति में। और इसका काम क्या होता है, तो प्रशासन में दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना इसका काम होता है। यह समिति यह जांच करती है कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से आवंटित किया गया है या नहीं। मतलब कि यहाँ पर है कि जो आपके विभाग हैं उन्हें ठीक ढंग से धन आवंटित किया गया है कि नहीं किया गया है, ये सारे आपके प्राक्कलन समिति देखता है। नेक्स्ट है कि संसदीय भाषा समिति। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिएगा। दोनों तो इंपॉर्टेंट था ही था, नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझिएगा। यहाँ से सवाल कहाँ से आएगा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का फिर से अध्यक्ष चुना गया। इंपॉर्टेंट है, बोलेगा संसदीय राजभाषा समिति। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो अमित शाह हैं उन्हें चुना गया है। संसदीय राजभाषा समिति के बारे में आप जान लीजिए। तो इसका गठन जो है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अंतर्गत 1976 में किया गया। इसका गठन राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अंतर्गत कब किया गया, तो 1976 में किया गया संसदीय राजभाषा समिति का गठन। इस अधिनियम में सरकारी परियोजना के लिए हिंदी को अपनाने का उपबंध किया गया। इसके अलावा अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष बाद राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए जो ये सिंपल समिति है, एक
इनका बोलना होता है समिति का कि हिंदी को प्रमोट करो, हिंदी को लागू करो। इसके मेंबर कौन-कौन होते हैं? तो इसमें टोटल आपके 30 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर? टोटल आपके 30 मेंबर होते हैं संसदीय राजभाषा समिति में और इसमें 30 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। और इनका चयन कैसे होता है? तो इनका चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात हो सकता है। इतना ये बात पूछ नहीं सकता है, लेकिन मेबी यूपीएससी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये बात आपसे पूछ भी सकता है कि बताइए कि जो संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है? तो याद रखिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। आप इतना समझदार हैं कि इसे एलिमिनेट करके आंसर निकाल लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट तो होगा नहीं। भारत में क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से ही चुनाव एक और होता है, तो आपको ये पता है। अब काम क्या है? तो काम है संघ के राजकीय परियोजनाओं के लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना तथा राष्ट्रपति के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करना इसका क्या है? काम है। तो इतना बात आप कि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के बारे में समझिएगा। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए 12 विपक्षी सांसदों को कदाचार का दोषी पाया। तो दोषी कौन पाया? राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति। तो यहाँ से सवाल आ सकता है, इसे आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के बारे में जान लीजिए। यह संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन की जांच और इससे जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए जिम्मेदार है। संसदीय विशेषाधिकार वास्तव में संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों को अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए दिए गए कुछ विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियां हैं। इस समिति में कुल 10 मेंबर होते हैं और उन्हें राज्यसभा का सभापति नामित करते हैं। इम्पोर्टेंट बात है कि बोलेगा कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो कुल 10 मेंबर होते हैं और 10 मेंबर को कौन नामित करते हैं? तो आपके राज्यसभा के सभापति नामित करते हैं। वहीं लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 मेंबर होते हैं। इसका मतलब है कि राज्यसभा का भी विशेषाधिकार समिति है और लोकसभा का भी विशेषाधिकार समिति है। जबकि राज्यसभा में 15 मेंबर हैं और लोकसभा में राज्यसभा में 10 मेंबर हैं और लोकसभा में 15 मेंबर हैं। उन्हें लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं के द्वारा नामित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, है ना? चलिए, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। उनकी नियुक्ति सभापति द्वारा की जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो इसके सारे के सारे मेंबर आपके राज्यसभा से ही होते हैं और जो अध्यक्ष हैं ये भी राज्यसभा से होते हैं। और उन्हें कौन नियुक्त करता है? तो राज्यसभा के सभापति उन्हें नियुक्त करते हैं। तो इतना बात आप समझ गए होंगे। अगला समिति है कैबिनेट समिति। केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया है। ये वीवीआई पॉइंट है। आपसे बोला जाएगा कि केंद्र सरकार ने कितने कैबिनेट समितियों का गठन किया है? तो बोलिएगा 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय समिति के बारे में आप समझ लीजिए। ये समितियां संविधान नेतर, मतलब कि ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। जो कैबिनेट समिति है इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। ये समितियां भारत सरकार नियम 1961 के तहत गठित की गई है। इसे जो है बाद में बनाया गया है। भारत सरकार नियम 1961 के तहत गठित की गई है। किसके लिए बनाया गया है? तो कार्य संचालन के, ध्यान रखिएगा, किसके लिए? तो कार्य संचालन के लिए बनाया गया है। कैबिनेट विशिष्ट क्षेत्रों में निर्णय लेने में मदद के लिए समिति प्रणाली का उपयोग करती है। राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति और नियुक्ति समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसे वीवीआई कीजिएगा। बोलेगा कि जो कैबिनेट समितियां में कौन-कौन समिति है? तो इसमें है राजनीतिक मामलों की समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति और नियुक्ति समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। जबकि संसदीय मामलों की समिति, संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एकदम, इसे
वीवीआई करके लिख के रख लीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछने की संभावना पूरी है। इनमें आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। इसमें जो समिति होता है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। हालाँकि गैर कैबिनेट मंत्रियों को सदस्यता से नहीं रोका जाता है, उन्हें रोका नहीं जाता है, लेकिन इसमें शामिल कौन होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं कैबिनेट समितियाँ में, ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट चलिए। संसद का सचिवालय समझिए। संसद का सचिवालय, संसद का निर्माण किसके-किसके मिलने से होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के मिलने से संसद का निर्माण होता है। ये तीनों के मिलने से संसद का निर्माण होता है। तो बोला गया है संसद का सचिवालय, है ना? तो सुर्खियाँ में क्यों है? तो भारतीय संसद के गठन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारतीय संसद के गठन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान संसदीय सचिवालय दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा की प्रक्रियाओं, परंपराओं और विधायी ज्ञान का संरक्षक रहा है। तो ध्यान रखना है, राज्यसभा और लोकसभा संसदीय सचिवालय, ये आपके दोनों हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ये आपके परंपराओं और विधायी ज्ञान यानी कि कानूनी ज्ञान का संरक्षक रहा है। तो अब समझिएगा संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक, विधायी मतलब कानून बनाना होता है, ठीक है? संवैधानिक प्रावधान क्या है? आप देख लीजिए, अनुच्छेद 98 संसद के प्रत्येक सदन का अलग सचिवालय स्टाफ होता है। लोकसभा के लिए अलग सचिवालय होता है और उनका स्टाफ अलग होता है। राज्यसभा के लिए अलग सचिवालय होता है, उनका स्टाफ भी अलग होता है। संसद कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति, उनकी सेवा की शर्तों को रेगुलेट कर सकती है। कौन कर सकती है? तो संसद। ध्यान रखिएगा, संसद जो है कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के कर्मचारी, जो लोकसभा राज्यसभा के कर्मचारी हैं, उनकी भर्ती, उनकी नियुक्ति, उनकी सेवा की शर्तें को विनियमित रेगुलेट कौन करता है? तो संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है आपके जो ये मेंबर हैं उनको, सचिवालय के मेंबर को रेगुलेट करने के लिए। यह अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन की भी अनुमति देता है। ये दोनों कौन अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 98 जो है वो आपके दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन, नया पद बनाने की भी अनुमति कौन देता है? तो अनुच्छेद 98 देता है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 187। इस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडलों के सचिवालय के लिए अनुच्छेद 98 के समान ही प्रावधान किया गया। जो सेम प्रावधान आपके किया गया है लोकसभा और राज्यसभा के लिए, वही प्रावधान आपके विधानसभा के लिए भी है। किसके लिए? विधानसभा के लिए है और विधानसभा सचिवालय के लिए। विधानसभा सचिवालय के लिए, है ना? कौन करेगा? तो विधानसभा करेगा। विधानसभा सचिवालय के लिए सेम प्रावधान करेगा। अगला पॉइंट है राज्यसभा और लोकसभा 1952 में अस्तित्व में आई। तो पूछेगा कि राज्यसभा और लोकसभा अस्तित्व में कब आती है? तो 1952 में आती है। हालांकि लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय भी कहा जाता है। इसके विपरीत राज्यसभा के लिए राज्य परिषद सचिवालय नामक एक नए सचिवालय का निर्माण किया गया था। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय बोलते हैं, जबकि जो राज्यसभा का सचिवालय है उसे राज्य परिषद सचिवालय बोला जाता है। वर्ष 1954 में दोनों सचिवालयों के नाम बदलकर अब क्या होता है कि वर्ष 1954 में जो सचिवालय है, एक का नाम था संसदीय सचिवालय, उसका नाम बदल दिया गया, और एक का नाम था राज्य परिषद सचिवालय, उसका भी नाम बदल दिया गया। और नाम क्या रखा गया? तो नाम रख दिया गया राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय कर दिया गया नाम। तो कब किया गया? 1954 में नाम को बदल दिया गया था। दोनों सदनों के सचिवालय को कार्यात्मक आधार पर 10 सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। इन 10 सेवाओं में विधायी, कार्यकारी,
प्रशासनिक सेवाएं, संविदा रिपोर्टिंग सेवाएं आदि आपके शामिल है। तो ये दोनों जो सदनों के सचिवालय, दोनों सदनों के सचिवालय को काम के आधार पर, किसके आधार पर? काम के आधार पर 10 सेवा में बांटा गया। कितने सेवा में? 10 सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। ये सेवा आपको दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति अपने-अपने सचिवालयों में नए पद सृजित कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, वीवीआई बात है कि लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय में अगर लोकसभा में सचिवालय में कोई अगर पद सृजित करना है तो कौन कर सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष कर सकता है। राज्यसभा में राज्यसभा का अध्यक्ष कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर श्रेणी 1 या श्रेणी 2 के पद हो तो उसके लिए केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय के साथ पूर्व परामर्श करना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए किसी से परामर्श नहीं चाहिए, लेकिन अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरी के लिए पद निकालना है तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय का परामर्श लेना जरूरी है। लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के अध्यक्ष को। क्लियर हो गया बात? दोनों सदनों के महासचिव का पद भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के समक्ष है। दोनों सदनों के महासचिव, इसका मतलब है लोकसभा और राज्यसभा का जो हेड है उन्हें क्या बोला जाएगा? उन्हें बोला जाएगा महासचिव। फिर से बोलते हैं, गलती बोल दी क्या? लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय के जो हेड होंगे कौन होंगे? तो उन्हें बोला जाएगा महासचिव। क्या बोला जाएगा? महासचिव। और भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के समक्ष होंगे। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के समक्ष होंगे। आपको ध्यान रखना है कि वरीयता क्रम में जो आपके कैबिनेट सचिव हैं वो आपके 11वें नंबर के हैं, जबकि जो आपके महासचिव हैं लोकसभा सचिवालय के महासचिव, उनका जो वरीयता क्रम में रैंक है वो आपके 23वां हो जाएगा, आपके 23वां हो जाएगा। फिर से समझिएगा, जो कैबिनेट सचिव है उनका रैंक आपके 11वां है, जबकि लोकसभा और जो राज्यसभा सचिवालय के महासचिव है उनका रैंक आपके 23वां हो जाएगा वरीयता क्रम में। सचिवालय के कार्य क्या है? जो सचिवालय होता है उसका काम क्या-क्या है? तो देख लीजिए, सिंपल काम यहाँ पर कि संसद के सदनों के प्रभावी कामकाज के लिए सचिवालय सहायता उपलब्ध कराना, विभिन्न संसदीय समितियों को सचिवालय सेवाएं प्रदान करना, अनुसंधान और संदर्भ सामग्री तैयार करना तथा अलग-अलग डॉक्यूमेंट प्रकाशित करना, वेतन एवं भत्तों का भुगतान करना, महासचिव द्वारा पीठासीन अधिकारियों को सहायता एवं सलाह देना, सदनों की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना, ये सारे काम किसका है? तो आपके सचिवालय का काम है, राज्यसभा लोकसभा सचिवालय। नेक्स्ट पॉइंट है सचिवालयों की संरचना, लोकसभा सचिवालय और आपके राज्यसभा सचिवालय। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सचिवालय जो है लोकसभा के अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में काम करता है, जबकि राज्यसभा सचिवालय जो है राज्यसभा के सभापति के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। लोकसभा के प्रशासनिक प्रमुख लोकसभा महासचिव होते हैं, जबकि राज्यसभा महासचिव होते हैं। भर्ती और सेवा की शर्तें, ये लोकसभा सचिवालय भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 1955 द्वारा शासित होती है। इन नियमों को राष्ट्रपति ने लोकसभा के परामर्श के बाद लागू किया है, जबकि राज्यसभा में यह राज्यसभा सचिवालय नियम 1957, याद रखिएगा, राज्यसभा में आपके है नियम 1957 है, जबकि लोकसभा में 1955 था। और इन नियमों को जो है राष्ट्रपति ने राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके परामर्श के बाद ही लागू किया है। तो इतना बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद है कुछ अन्य सुर्खियां हैं, देख लीजिए। पहला है कि कैबिनेट सचिव, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने नई कैबिनेट सचिव की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनका कार्यकाल 30 अगस्त 2024 से 2 वर्षों का होगा। तो कैबिनेट सचिव के बारे में देख लीजिएगा, बहुत ही पावरफुल पोस्ट होता है। ये आपके आईएएस से ही लोग बनते हैं। इसकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति इसकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा वरिष्ठ सहयोगिता के आधार पर की जाती है। जो भी वरिष्ठ होंगे उन्हीं को बनाया जाएगा कैबिनेट सचिव, और उनमें योग्यता भी होना चाहिए। वह भारत सरकार कार का आवंटन नियम 1961
भारत सरकार कार का संचालन नियम 1961 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनका काम क्या है? तो केंद्रीय मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना, मंत्रालयों और विभागों के बीच मतभेद को दूर करना, इनका मुख्य काम होता है। ये वीवीआई पॉइंट है, इसे वीवीआई कर लीजिएगा। बोलेगा कि जो कैबिनेट सचिव है उनका काम क्या होता है? तो केंद्रीय मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना, मंत्रालय और विभागों के बीच मतभेद को दूर करना। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। कैबिनेट सचिव के पास केंद्र सरकार के विभागों के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि केंद्र सरकार के जो विभाग है उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है। उसे केंद्र सरकार के सचिवों के बीच सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, उसे जो है केंद्र सरकार के जो सचिव होते हैं उसमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो आपके कैबिनेट सचिव सबसे बड़ा अधिकारी होता है। आप लोग बनने वाले हैं तो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है कि संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी जीत के आती है। तो समझ लीजिए, राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित कौन किया? तो राष्ट्रपति ने किया। आगे देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में सुनिएगा। संविधान के अनुच्छेद 86(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण कर सकेगा। सुनिएगा, संविधान के अनुच्छेद 86(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण कर सकेगा। हालांकि संविधान के लागू होने से लेकर अभी तक किसी भी राष्ट्रपति ने इस प्रावधान के तहत अभिभाषण नहीं दिया। किस प्रावधान के तहत? तो अनुच्छेद 86(1) के तहत कोई भी भारत के राष्ट्रपति ने अभिभाषण नहीं दिया। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखिएगा। तो किसके तहत भाषण दिया जाता है? तो सुनिएगा, संविधान के अनुच्छेद 87 में 2 अवसर दिए गए हैं जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विशेष अभिभाषण देता है। ये 2 अवसर हैं। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है अनुच्छेद 87 के तहत, या प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में, जो प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होता है उसमें अभिभाषण दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये अभिभाषण किसका लिखा होता है? तो मंत्री परिषद का लिखा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 87(1) के तहत प्रत्येक सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 87(1) याद रखिएगा। अनुच्छेद 86(1) याद मत रखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 86(1) के तहत किसी भी राष्ट्रपति ने अभी तक अभिभाषण नहीं दिया है। सारे राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया है 87(1) अनुच्छेद के तहत दिया है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इस प्रावधान में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद सदस्यों की शपथ। इंपॉर्टेंट बात है, ओथ ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में समझिएगा। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई है। तो अब देख लीजिए, शपथ से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान में क्या किया गया है उसके बारे में देखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। कौन संबंधित है? अनुच्छेद 99 संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। जो आपके शपथ, जैसे कोई लोकसभा के मेंबर हैं, जीत के आते हैं 543, तो इन्हें शपथ लेना होगा। शपथ किसके पास लेंगे? या तो राष्ट्रपति के पास लेंगे, या राष्ट्रपति के द्वारा जिस भी व्यक्ति को नियुक्त किया गया उसके सामने ये शपथ लेंगे। शपथ के प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है, संविधान का पहला जो अनुसूची है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। दूसरा, हाँ, पहला आपके राज्य क्षेत्र, कितना राज्य होगा, कितना
केंद्र शासित प्रदेश है, ये सारे ज़िक्र किया गया है अनुसूची 1 में। और दूसरा में बात किया गया है वेतन का, किसका? वेतन का बात किया गया है। और तीसरा में आपके बात किया गया है शपथ का बात किया गया है ना? चलिए, ऐसा है ना कि आप लोग जो 12 अनुसूची है, उसे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रा लिखिए तो। यहाँ से आप मेरे बातों को याद रखिएगा, एक सवाल गारंटी है, एक सवाल गारंटी हम देते हैं गारंटी आपको। एक सवाल यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, आप एग्ज़ाम में देखिएगा, है ना? और आपके मौलिक अधिकार, वहाँ से भी कम से कम 2 सवाल गारंटी है पॉलिटी का। अगला, यदि कोई सदस्य शपथ लिए बिना सदन में अपना स्थान ग्रहण करता है तो उसके लिए अनुच्छेद 104 में दंड का प्रावधान किया गया है। चलिए, इस नियम का कुछ अपवाद भी है। नियम का क्या है? शपथ का कुछ अपवाद भी है। देखिए क्या अपवाद है? कोई व्यक्ति संसद के लिए चुने बिना भी मंत्री बन सकता है। कोई भी व्यक्ति लोकसभा, राज्यसभा का मेंबर न रहते हुए भी मंत्री बन सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये मंत्री केवल कितने महीने रहेगा? केवल 6 महीने। 6 महीने के अंदर इसे किसी भी लोकसभा, किसी भी राज्यसभा क्षेत्र से जीत के आना होगा, नहीं तो इसका मंत्री पोस्ट क्या हो जाएगा? चला जाएगा। और लास्ट पॉइंट है कि शपथ अंग्रेजी में या संविधान में अनुसूचित 22 भाषाओं में से किसी किसी में भी ली जा सकती है। देखिएगा कि कुछ लोग भोजपुरी में शपथ ले लेगा, कुछ लोग इंग्लिश में ले लेगा, है ना? तो आपको याद होगा कि संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा है। क्या है? भाषा। और कितने भाषाएँ हैं? तो आपके 14 भाषा शुरुआत में थे और वर्तमान में आपके 22 भाषा हैं। तो 22 भाषा में शपथ कोई भी मेंबर ले सकता है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये सारे पॉइंट समाप्त हो गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, संविधान से संबंधित मुद्दे, वो अगले वीडियो में आएगा। अगर देखिए आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप लोग बड़े हैं, तो हमें बोलने में भी खराब लगता है कि आपको सब्सक्राइब करने में बोल रहे हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, मेरी मजबूरी है, आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो मुझे याद दिलाना पड़ता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना? और इससे पहले भी एक वीडियो आ चुका है, तो आज हम प्लेलिस्ट बना देंगे और उस प्लेलिस्ट में वीडियो को डाल देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, फिर से बोलते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।